इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वह अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? ब्रेकिंग न्यूज, नाम बदलने वालों ने अपना ही नाम बदल लिया है। अब आरएसएस खुद को पीएसएस कहने लगा है। तो पिछले हफ्ते मैंने एक टी शर्ट पहनी थी, उस पर एक इमेज थी और उस पर कुछ लिखा हुआ था। अब वो कुछ भी हो सकता है, PS5, पीएसएस और जस्ट पिस। और इस टी शर्ट ने काफी लोगों को पिस ऑफ कर दिया। अब कोई अपने ऊपर मूत लेना ही चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर एक्चुअली एक एपिसोड बना सकता हूँ उन लोगों पर जो इस टी शर्ट पर ऑफेंस ले रहे हैं और उनकी कॉमेडिक हिपोक्रेसी पर। तो आज के जन्नत की जारी के एपिसोड में देखते हैं कि आरएसएस और उनसे जुड़ी हुई पार्टी, उनसे जुड़े हुए लोग क्या अप्रूव्ड ह्यूमर मानते हैं, क्या उन्हें फनी लगता है और क्या उन्हें ऑफेंसिव लगता है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि इन्हें ये PR क्यों दिखता है, क्योंकि इन्हें इसमें भी PR दिखता है। इनसिक्योरिटी का माहौल है, शायद कोई पूछ ही नहीं रहा, तो इसलिए मेरे कुत्ते की पूंछ पकड़कर अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करना चाहते हैं। इन लोगों को P में R दिखता है, कुछ लोगों को मुझ में अमित शाह दिखता है। अब मैं लोगों की आंख तो ठीक नहीं कर सकता। आजकल मजाक में लोग तो मुझे मोटा भाई भी बोलने लगे। मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। पर मैं तो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था जिनका नो नट नवंबर पूरे साल चलता है और ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये एक अनरजिस्टर्ड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे प्रधानमंत्री एक NGO भी बता चुके हैं। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन की जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा NGO है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। अब ऐसे लोगों को स्वयंसेवक कैसे कहें? आरएसएस जो सरदार पटेल द्वारा बैन करवाए जा चुके हैं। The government is dealing with the RSS movement. They are our own people and they want that there should be Hindu Raj or Hindu culture should be imposed by force. No government can tolerate it. Because you must understand that there are as many Muslims in this country as are in the partition country. And we are not going to drive them away by force. It would be an evil day if we started that game in spite of partition. And whatever that, we must change our mental outlook. And we must understand that they are going to stay here and that it is our obligation, that is our responsibility, it is our duty to make them feel that this is their home, it is their country, it is their responsibility, their obligation to discharge their duties according as citizens of this country. We must both understand that partition is a thing of the past. गांधी हत्या के आरोप भी पा चुके हैं। मोहनदास गांधी के आते मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम एक साथ जुड़े। महात्मा फुले और डॉक्टर अंबेडकर जैसे सुधारकों की प्रेरणा से जातिवाद पर सवाल उठने लगे। बंटवारे के खून खराबे के बावजूद 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने। स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने का प्रयास 1948 में गांधी जी की हत्या के साथ शुरू हुआ। कातिलों ने अपने कार्य को असुरवध का नाम दिया। यह कार्य आज भी जारी है। और देश भर में हर तरह की नफरत फैलाने में तो इन गधों ने PhD की हुई है। देश की आज़ादी के 50 साल बाद तक तिरंगे को ना अपनाने वाले आज हर किसी की छाती में नेशनलिज्म का झंडा गाड़ देना चाहते हैं। हमें संस्कृति का पाठ पढ़ाते हैं और खुद कैसी अश्लीलता फैलाते हैं, आइए देखते हैं। आज पद की गरिमा की बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री के बारे में आप कुछ भी कहे तो आपको हर कोने से बताया जाएगा कैसे आप देश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, जैसे ये हमारे प्रधानमंत्री पूरा देश ही हो गए।
हालांकि प्रधानमंत्री खुद विदेशों में जाकर देश की बुराई काफी बार कर चुके हैं, तो अगर वो बाकी प्रधानमंत्रियों को नकारा और बेकार कह सकते हैं तो हम उन पर ऐसा नहीं कह सकते क्या? और जब उनके क्रिटिसिज्म से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के पद की गरिमा कम नहीं होती तो हम पर इतनी मर्यादाएं क्यों? अब किसी भी पद की गरिमा को मेंटेन करना सबसे पहले उस पद पर बैठे व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट तक में झूठ बोल देते हैं, रैलियों में नफरत फैलाते हैं। ऐसे कैसे बनेगी पद की गरिमा? गरिमा, मर्यादा, लज्जा और शर्मा सब खा गए तानाशाह तानाशाह। मोदी जी ने ना ही अपने से पहले प्रधानमंत्री की कोई पद की गरिमा रखी है, ना इस देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री के पद की। तो हमें बताने से पहले ये पद का पाठ खुद पढ़ ले और अपने चड्डी बडीज को भी पढ़ा दे, जिन्होंने हमेशा जवाहरलाल नेहरू पर उल्टे सीधे आरोप और अश्लील भद्दी बातें की है। और एक बात जवाहरलाल नेहरू के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऊँट बैठा भी हो ना तो भी वो छलांग मारते हुए सर्कस के कुत्ते से बड़ा ही लगेगा। इन नामों में से एक नाम है इस देश के सबसे बड़े झूठ और नफरत के मैन्युफैक्चरर बीजेपी आईटी सेल, जो एक जहर की फैक्ट्री है, उसके हेड अमित मालविया। क्या औरतों से नफरत करने वाले मन्नू के मुन्नों को हर उस इंसान से दिक्कत होगी जो महिलाओं के साथ अदब और तमीज से पेश आता हो। और इन चड्डीधारियों में इंसानियत की तो इंतहा भी है। कोई कैसे इतना डिसेंट हो सकता है जिस पर लड़कियां भरोसा कर लेती हो, अपने करीब आने देती हो? तो ये कैंपेन शुरू होता है नेहरू को वुमेनाइजर साबित करने का। पर इसमें भी बार बार जो तस्वीरें शेयर की गई उनमें से कई तस्वीरें वो है जिसमें नेहरू अपनी बहन या भतीजी को गले लगा रहे हैं। संघ ने कभी किसी क्रांति में हिस्सा लिया नहीं, बल्कि अंग्रेजों की दलाली खाई और उनसे पेंशन ली, मगर इंसेल्स का इनकलाब जरूर लाएंगे। कोई भी रैंडम पिक्चर कहीं से भी उठा लो और किसी भी क्लेम के साथ पेल दो। हमारे स्कूल में जो फ्रस्ट्रेटेड पीटी सर होते थे ना, जो किसी भी लड़का लड़की को साथ देख ले तो अपनी घटिया सोच उन पर ठोप देते थे, इन इंसेल्स का भी यही हाल है। क्या जिन महिलाओं की तस्वीरें इतने लूज कैप्शंस और कमेंट्स के साथ शेयर करते हैं उनकी अपनी कोई पहचान और इज्जत नहीं होती? ये एक जरूरी सवाल है जो इतने सालों में किसी ने नहीं पूछा। नेहरू का कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिशों में ये इन महिलाओं को कितना डिह्यूमनाइज कर रहे हैं और कैसे उनकी डिग्निटी और मॉडेस्टी को अटैक कर रहे हैं। वैसे तो बीजेपी आईटी सेल चीफ हर बार और गिर जाते हैं, और जब इन्हें अपनी सड़क छाप सोच और जबान को गटर में उतारना होता है तो ये ऑप इंडिया जैसी फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज का यूज़ करते हैं। आप इस आर्टिकल के टाइटल को ही देख लीजिए। आप जब इनकी ये वेट फैंटेसी पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसमें बस रैंडम ट्वीट्स, फेसबुक कमेंट्स और अब डिलीट हो चुके जीरो क्रेडिबिलिटी वाले यूट्यूब वीडियोस को कोट किया गया है। जिन बीमारियों और थियोरीज का इन्होंने जिक्र किया है उनमें से किसी भी बात को दुनिया के किसी अखबार ने जगह नहीं दी, पर हेडलाइन देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इंटरनेशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म संघियों के लिए फैंटेसी नॉवेल लिख रहे थे। और ऐसे लोग रैंडम सी एक टी शर्ट पर ऑफेंड हो जाते हैं। और हमें आपको संस्कार और आरएसएस एक एनजीओ है, प्लीज़ थोड़ा संभल के बोलिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए, आप प्लीज़ गरिमा रखिए। हाँ, मतलब सब रूल सिर्फ हमारे लिए ही है। मैं तो फिर भी एक कॉमेडियन हूँ, पर ये देश की सबसे बड़ी पार्टी, इसके आईटी सेल चीफ इतनी हल्की और बेहुदा बातें करते हैं, पर फ्रीडम फाइटर्स को ये यूं ही बदनाम नहीं करते। आप कभी नोटिस कीजिए, मुगलों को लगातार गाली देने वालों के मुंह से कभी ब्रिटिशर्स का नाम नहीं निकलेगा, जैसे वो 200 साल हुए ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज इन्हें कभी बुरे लगे ही नहीं। उनसे इन्होंने पेंशन भी ली, लॉयल रहने की कस्में भी दी और इनके खिलाफ लड़ने की कोशिश तक नहीं की। महात्मा गांधी पर बनाया गया ये कार्टून देखिए, गांधी जी को इसमें रावण दिखाया गया, उन पे तीर चलाने वाले में शामिल है विनायक दामोदर सावरकर। ये कार्टून 1945 में अग्रणी नाम की मैगजीन में पब्लिश हुआ था और इसके एडिटर थे बीजेपी के तमाम समर्थकों के लाडले और आज़ाद भारत के पहले आतंकवादी नथुराम गोडसे, जिसने इस कार्टून को पब्लिश करने के कुछ साल बाद ही बापू की हत्या कर दी। Mahatma Gandhi is dead. When vast throngs crowded Delhi's Birla House, urging him to break his last fast, a few imagined an assassin would strike near this spot 11 days later. उस हत्याकांड में सावरकर भी एक आरोपी थे। हम 2025 में आ चुके हैं
पर आप क्या ये कह सकते हैं कि 1945 में ज़्यादा फ्रीडम था? ये लोग कहते हैं कि आरएसएस तो एनजीओ है, समाज सेवा करती है। उसे गलत कहना चाहिए क्या? पर उससे जुड़े लोग हमारे राष्ट्रपिता, सबसे बड़े समाज सेवी को ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकते हैं? नाथुराम गॉडसे अमर रहे, महात्मा नाथुराम गॉडसे अमर रहे। एक गांधी जयंती नहीं जाती जहाँ पे ये लोग गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड नहीं कराते हैं, और आप हमसे पोलाइट होने के लिए कह रहे हैं। पीएम के पद की गरिमा है, पर देश के पहले प्रधानमंत्री के पद की कोई सम्मान नहीं, ना ही देश के राष्ट्रपिता का। गांधी से जुड़े और भी कई अश्लील कार्टून आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए पब्लिशर्स, मैगजीन और जर्नलिस्ट ने छपवाए, जिनको मैं बस यहाँ दिखा सकता हूँ और शब्दों में बताना मेरे लिए उचित नहीं। सोचो, मेरे लिए भी उचित नहीं। आज भी इनके कितने ऐसे साथी हैं अलग अलग लेवल पर महासभाएं कराते, जिनमें हर तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक यति नरसिंहानंद है जिसने स्मृति ईरानी के बारे में एक वाहियात कमेंट किया। उसे चढ़ाने वाले दंगाई नेता भी उसके अरेस्ट की मांग करने लगे। जब ये बोल रहा था मुसलमानों के खिलाफ, तब तो इसके बड़े फैन बॉय हुए घूम रहे थे, पर जब इसकी एक्चुअल मनुवादी घटिया सोच सामने आई तो बीजेपी के नेता ही इसका अरेस्ट मांगने लगे। पर क्या उसको किसी ने अरेस्ट किया? नहीं। ये आज भी बक रहा है और कल भी बकेगा। ये है नया भारत। पुलिस वालों के सामने ये फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में क्या कह रहा है? हमारे जैसे हिंदू ने पूछा जी अब्दुल कलाम बनाओ। अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। अब्दुल कलाम ने अफजल गुरु के परिवार वालों को अपने यहाँ बुलाया और उनसे कहा भी तुम मर्सी पिटीशन दायर करो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। आप तो वर्दी में छोटे सब इंस्पेक्टर हो भी। वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। हमारी कायर और कमीने नेताओं ने उसे भारत रत्न दिया। वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होके जिहाद कर सकता है और हमारा छोटा सा सिपाही भी धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकता। और अगर रूलिंग पार्टी के लीडर्स अरेस्ट की मांग ही कर रहे हैं तो अरेस्ट करेगा कौन? ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है, खुद ये डॉग विस्लिंग कर सके और इनके छोड़े हुए कुत्ते खुलेआम भौंक सके। पर प्रॉब्लम मेरी पीएसएस की टी शर्ट पर बना कुत्ता है। अब्दुल कलाम हो या अबुल कलाम आजाद, ये देश की तस्वीर हमेशा से ही बिगाड़ते आए हैं। ये रावण वाली तस्वीर को ही ले लीजिए। सिर्फ महात्मा गांधी इनके दुश्मन नहीं है, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी। इसी आरएसएस के लोग आज सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस को अपने काम के लिए अप्रोप्रिएट कर लेते हैं। ये लोग जब ऐसे वाहियात कार्टून जहाँ पे गांधी हत्या की खुल के बात की जा रही हो, उनके हत्या से 3 साल पहले, जब ऐसे कार्टून जस्टिफाई करते हैं तो ऐसी बकवास हो जाती है कि नहीं, इन्होंने पाकिस्तान को करोड़ रुपए दे दिए, ये एक चैनल बनाना चाहते थे ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान, नहीं ये इन्होंने देश बांटा। इन पे जानलेवा अटैक हुआ 1948, पर इन पे अटैक्स उसके पहले बहुत बार हुए। जब सावरकर और जिन्ना ने 2 नेशन थियरी कॉइन नहीं की थी तब भी हुए। तब तो कोई 2 देशों की बात नहीं थी, तब भी गांधी पे अटैक्स हुए और वही लोगों से हुए जिन लोगों ने उन्हें मारा। महात्मा गांधींच्या खुनामध्ये बॅरिस्टर सावरकर हे आरोपी होते। किती लोकांना ठाऊक आहे? खोटं बोलायचे। महात्मा गांधींच्यामुळे पाकिस्तान निर्माण झाला, म्हणून महात्मा गांधींचा खून झाला असं सांगताय। हे या महात्मा गांधींचा खून करण्याचा प्रयत्न 7 वेळा झाला। त्यांच्या खुनाचा पहिला प्रयत्न 1934 साली झाला आणि तो पुण्यातच झाला। त्यांच्या मोटारीवर बॉम्ब टाकण्यामध्ये आला। 34 सालच्या या पुण्याच्या प्रयत्नामध्ये नारायण आपटे नावाचा मनुष्य होता आणि त्या नारायण आपटे हाच 1948 साली जेव्हा खून झाला त्यावेळेलाही तो त्याच्यामध्ये आरोपी होता। आणि 34 सालापासून त्या राष्ट्रपित्याच्या खुनाच्या पाठीमागे तुम्ही लागला होता। पाकिस्तानचं नाव नव्हतं की रे, किती खोटं बोलता, सारखं खोटं बोलायचं। गांधी जातिवाद के खिलाफ थे, गांधी मनुस्मृति के खिलाफ थे, इसीलिए उन्हें मारा गया। ये 2 नेशन का बकवास ये परोसा जाता है उन गधों को जिन्होंने कभी किताब उठा के हिस्ट्री पढ़ी नहीं। और ऐसे कार्टून एक ऐसे वक्त में पब्लिश किए गए जब हम ब्रिटिशर्स से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे।
और आज मैं और आप अगर कोई भी ट्वीट क्रिटिकली कर रहे हैं तो अपेरेंटली देश की नेशनल इंटरेस्ट को हम कमजोर कर रहे हैं। पता नहीं ये कौन सी इनविजिबल जंग है जो खत्म ही नहीं होती। ब्रो अगर पाकिस्तान नहीं होता तो पेट्रियोटिक होता क्या? मैं कभी सोचा नहीं रे इसके बारे में। पर देश की लड़ाई कभी इनकी रही ही नहीं। तभी तो कहते हैं बहादुर जंग में चले गए, बुज़दिल सब संग में चले गए। तभी इन्हें 2002 तक देश का तिरंगा झंडा भी नहीं भाया, और बल्कि इन्होंने ना देश की आज़ादी स्वीकार की और न ही आज़ाद भारत का संविधान। इन्हें तो मनुस्मृति चाहिए थी। इनके गुरु गोलवलकर अडोल्फ हिटलर से भी काफी इम्प्रेस थे। जाहिर है ऐसे लोगों को गांधी तो नहीं पसंद आएंगे। आज भी ये भारत को भीतर और बाहर हर जगह से कमजोर कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर सोनिया गांधी पर इनके सपोर्टर्स ने मॉफ्ड इमेज से लगातार भद्दे हमले की। बात करें इस तस्वीर की तो इसकी असली फोटो ये है, और ये जो दूसरे शख्स है मालदीव के पूर्व प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम है। ऐसी तस्वीरें शेयर करने से भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खतरे में आ सकते हैं। पर भक्त तो भस्मासुर है जिन्हें इम्यूनिटी का वरदान प्राप्त है। आपने देखा होगा कैसे इंडो पाक एस्केलेशंस के दौरान मेजर गौरव आर्या ने भी ईरान के ऑफिशियल के बारे में भद्दी बात कह दी। उसका खामियाजा हमने डिप्लोमेटिकली भुगता। और ये सारे पेजेस कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस से जुड़े होते हैं। इसी पार्टी की जो एक स्पोक्स पर्सन जो अब सस्पेंडेड है, नुपुर शर्मा, उसने टीवी पे कही हुई वायलेंट और भद्दी बात, उसकी वजह से हमारे राजदूतों को जाकर माफी मांगनी पड़ी। उस वक्त हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मिडिल ईस्ट के साथ खराब हुए। खैर, ऐसी गलती हो तो माफी मांगनी चाहिए। माफी वैसे भी इनका पुराना ट्रेडिशन है। कई मौकों पर यह पाया गया कि ऐसे जो इंटरनेट के पेजेस हैं, इनको प्रधानमंत्री पर्सनली भी फॉलो करते हैं। दैनिक भास्कर ने 2017 में ऐसे 36 अब्यूजिव अकाउंट्स रिपोर्ट किए थे। सोनिया गांधी की तस्वीरें आमतौर पर हॉलीवुड फिल्म से उठाकर मॉर्फ कर दी जाती है और अश्लील बातें लिख दी जाती है। होम मिनिस्टर अमित शाह खुद अपने कार्यकर्ताओं को बताते पाए गए, बरेली से उसने मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को मतलब मुलायम सिंह को क्या कहा, अब मारा नहीं। नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया। और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने संजय बगैर उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह कह रहे ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। समझ में आता है। जिम्मेदारी तो वैसे होम मिनिस्ट्री की भी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। पर जब इन्होंने खुद ही नफरती झूठ फैलाने का ठेका लिया हो तो लॉ एंड ऑर्डर तो तड़ीपार हो ही जाएंगे। पहलगाम अटैक्स के बाद जब एक शहीद नेवल ऑफिसर की पत्नी हिमांशी नरवाल ने ये कह दिया था, I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. तो इन राइट विंग के ट्रोल्स ने उन्हें भी गालियां देना शुरू कर दिया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, जब उन्होंने सीज फायर अनाउंस किया तो उनकी बेटी तक के बारे में घटिया से घटिया बातें एक्स पर लिखी गई। और ये सारे भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए नजर आते हैं। इनसे न ही फॉरेन सेक्रेटरी की बेटी बच पाई, न ही किसी शहीद की बेवा। तो बताइए कि मेरे जोक्स और टी शर्ट या किसी बातों से कितना ऑफेंस पहुंचा है और किसको ऑफेंस पहुंचा है। पाकिस्तान से हमें क्या अलग करता है? बहुत सारी चीजें, पर ये जरूर अलग करता है कि हम एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक यूनियन है। माफी वीर सावरकर के वंशज को ये समझाना बहुत मुश्किल है और वो किसी को भी नहीं छोड़ते। एक्चुअल माफिया भी इस माफी माफिया से बेटर है। माफिया में भी कोई रूल्स होते हैं कि विमेन एंड चिल्ड्रन शुड नॉट बी टच्ड। यहाँ पे ये रूल भी फॉलो नहीं होगा। जब प्रियंका गांधी पॉलिटिकल लाइफ में नहीं थी तब भी उनके बारे में उल्टी सीधी तस्वीरें, अभद्र भाषा वाले कमेंट्स सब किए गए। फॉर एग्जांपल ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे पेंडेंट को फोटोशॉप करके क्रॉस में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये लोग कोई भी लेंथ तक जाएंगे आपको बताने के लिए कि जो भी ऑपोजिशन है ये देश का, उसका हिंदुइज्म, हिंदू कल्चर में कोई क्लेम नहीं है। और ये लोग ये चीज़ें इसलिए फैलाते हैं जैसे सेक्युलरिज्म या सेक्युलर थॉट रखना एक गाली बन जाए। और ये परेशानी इनकी आज से नहीं है, ये परेशानी इनकी वो दिन से है जो 100 साल पहले आरएसएस शुरू हुआ था ना, तब से इनकी परेशानी सेम है।
इनके पूर्वज माफीवीर के बारे में कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट में बाबा साहेब को कोट करते हुए कहा, बड़ी ताज्जुब की बात है, विरोधाभासी विचारधारा होने के बावजूद सावरकर और जिन्ना टू नेशन थियरी के बारे में एक जैसी सोच रखते थे। आज भी लगातार स्पीच हो या ट्वीट, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता देश को बांटने वाली हेटफुल माइंडसेट का प्रचार करते हैं। आसाम के मिनिस्टर अशोक सिंघल ने हाल ही में बिहार इलेक्शन के बाद ये तस्वीर डाली। इसमें वो गोभी की खेती दिखा रहे हैं। ये एक डायरेक्ट रेफरेंस है टू द 1989 मुस्लिम मैसेकर इन भागलपुर। हजारों मुसलमानों की हत्या कर दी गई और उनकी लाशों को दफन कर कर उस पर गोभी की खेती लगा दी गई। और इस तस्वीर का कैप्शन है, बिहार अप्रूव्स कॉलीफ्लावर फार्मिंग। ये बात एक मिनिस्टर कह रहा है। जहां भी बीजेपी सरकार में आएगी, ये मुसलमानों को आतंकित करेंगे, घर बुलडोज करेंगे, लिंचिंग्स प्रमोट करेंगे। आपने सुना ही होगा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग की आरोपियों के अगेंस्ट केस विड्रॉ करने का फैसला लिया है। ये वही सीएम है जिन्होंने सीएम बनते ही अपने खिलाफ कम्युनल और हेट स्पीच के चार्जेस हटवा दिए। गुजरात राइट्स के कितने ही अक्यूज्ड मोदी सरकार बनने के बाद एक्विट हो गए। यहाँ तक कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों तक को मर्सी दे दी गई। और जिस कमिटी ने यह मर्सी दी, उसमें एक बीजेपी लीडर भी था। उन्होंने कहा कि ये आरोपी ब्राह्मण थे, इसीलिए उनको उन पर भरोसा है। ब्राह्मणों को ऐसी छूट मनुस्मृति देता है, तभी तो इनके पुरखों को उसी को इम्प्लीमेंट कराना था। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उन कॉन्विक्ट्स को वापस जेल भेजा गया। पर आज बलात्कारी बाबाओं को पैरोल मिल रही है, क्योंकि वो चुनाव में काम आता है। मगर सोचने की बात ये भी है कि इस देश में कहीं भी कोई भी ब्लास्ट वगैरह हो जाए, और चाहे उसमें जासूसी करते नॉन मुस्लिम भी पाए जाए, तब भी आम से आम मुसलमान को जवाब देना पड़ता है। पहुंच जाते हैं काफी तथाकथित यूट्यूबर्स और मीडिया वाले माइक लेके मस्जिदों के पास, और यहाँ चुने हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता अपने धर्म के क्रिमिनल्स को पूरे लीगल तरीके से बचाने में लगे हुए हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी जो पूरे देश में डबल इंजन चला रही है, उसके मिनिस्टर मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को ट्रैक पर उतार देना चाहते हैं ताकि वो ऐसे फोटोज ट्वीट कर सके। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे संविधान पिता है बाबा साहेब अम्बेडकर, SC/ST एक्ट से बचाते हुए इन्होंने कितनी ही अभद्र भद्दी टिप्पणियाँ उन पर की होंगी, उसके कई उदाहरण आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। बिकॉज अगेन इनको प्रॉब्लम हर वो सोच से है जो मनुस्मृति के खिलाफ है। इनको हर वो व्यक्ति से तकलीफ है जो मनुस्मृति के खिलाफ है, और हर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ मनुस्मृति है। इन सब के बावजूद हर 3 महीने में आपका कॉर्पोरेट कलीग आपसे चाय पीते पीते पूछ भी लेगा, बट हाउ एग्जैक्टली इज बीजेपी थ्रेट टू मुस्लिम्स इन इंडिया? उससे कहिए बीजेपी इज नॉट अ थ्रेट टू मुस्लिम, बीजेपी इज अ थ्रेट टू इंडिया। पर इनकी नफरत बस मुसलमानों तक सीमित नहीं है। याद रखिए, गुरु गोलवलकर और RSS के माउथपीस ऑर्गेनाइजर ने संविधान को ही नकार दिया था। इनकी मानसिकता दलितों और महिलाओं के बारे में क्या कहती है, उसके लिए आप ये क्लिप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पास किया। 4 दिन के बाद इनका जो अंग्रेजी ऑर्गन है, ऑर्गेनाइजर, उसने 4 दिन के बाद एडिटोरियल लिखा, हम इसको रद्द करते हैं, हम इसको लात मारते हैं, हमको मनुस्मृति चाहिए। ये मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुओं के बारे में जो बात कर रहा है, जरा उसको समझ लीजिए और फिर सोच लीजिए कि RSS क्या है। अनादि ब्राह्मण ने लोक कल्याण और खुशहाली के लिए अपने मुंह, बाह, जांग तथा चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों को उत्पन्न किया। ये चैप्टर 1 का 31वां श्लोक है। उन 91 श्लोक भगवान ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक ही कर्तव्य कर निर्धारित किया है, तीनों अन्य वर्णों के निर्विकार भाव से सेवा करना, बिना कोई सवाल उठाए, बिना किसी झिझक के आपने उनकी सेवा करना है। उसके बाद जनाब 272 है 8वें चैप्टर का, शूद्र द्वारा अहंकार वक्त ब्राह्मणों को धर्म उपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गर्म तेल डाल देना चाहिए। मान लीजिए एक आदमी है जो मेरी बहन को छेड़ रहा है, बहुजन की बहन को छेड़ रहा है, और उसको डांट दिया आपने और वो ब्राह्मण निकला, तो आपके साथ क्या होगा? गरम तक डांट देगा, वो आपने ये करना होगा। उसके बाद उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसे वहाँ से निकाल भगाना चाहिए, अथवा उसके नितंब को इस तरह से कटवा देना चाहिए जिससे वो न मरे और न जिए। 280 चैप्टर 8 का।
इसको संविधान बनाना चाहते हैं वो। आज भी आरएसएस के इतने सालों के बाद इनका कोई भी सरसंचालक दलित या महिला नहीं रहे। आरएसएस के पास एक मुस्लिम विंग भी है, सोचकर ही हंसी आती है आरएसएस का एक महिला विंग भी है। इस विंग से तो केएफसी के चिकन विंग्स याद आते हैं, जैसे मुर्गियों ने ही केएफसी को बचाने की मांग करती हो। आसाराम का स्वागत करने के लिए भी महिलाएं ही मार्च कर रही है। देश रिवर्स गियर में फुल स्पीड से भाग रहा है और ब्रेक मारता भी है, जो बची कुची कॉमेडी और थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म है उसको कुचलने के लिए। एक्चुअली तो मैं ये टी शर्ट में PS5 को क्रिटिसाइज कर रहा था, क्योंकि मुझे Xbox ज़्यादा पसंद है, पर ये टी शर्ट को लोगों ने RSS मानकर इस पर FIR करने की कोशिश की। FIR हो नहीं पाई क्योंकि टी शर्ट पर RSS नहीं लिखा है, पर इस वीडियो में RSS की बात हुई है। अगर आपको इस वीडियो में की गई कोई भी बात आपत्तिजनक लगे या झूठ लगे तो प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। मैं एक टी शर्ट के डिज़ाइन पर अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना चाहता, पर इस वीडियो में बोले गए फैक्ट्स पर मैं बिल्कुल डिबेट के लिए रेडी हूँ। धन्यवाद। जनहित में जारी।